जंगल राज एक ऐसा समय है जिसने पूरे भारत में बिहार और बिहारियों का नाम बदनाम करके रख दिया। आज के टाइम पे बिहारी वर्ड एक बिहारियों के लिए एक गाली बन के रह गया है। और अगर इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है किसी समय का, तो वो है जंगल राज। आज के इस वीडियो में हम इसी समय को पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे कि ये समय कैसा था और किस तरह से इस समय ने पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मजाक बना के रख दिया। मेरा नाम है श्याम एंड वेलकम टू द मैच। एक ऐसा समय जिसने बिहार की लेगेसी, कल्चर और हेरिटेज को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया। बिहार शुरू से ही ऐसा नहीं था। 1956 का ये आर्टिकल देखिए जिसमें इंडिया के टॉप क्राइम फ्री स्टेट में बिहार एकदम टॉप पे है। इसका मतलब ये है कि बिहार में शुरू से क्राइम रेट्स नहीं थे। इसको कोई पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस से बिहार के अंदर लाया गया था। और यही नहीं, टिल 1960s बिहार का इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन इंडिया के इकोनॉमी में ऑलमोस्ट 8% का था। उस टाइम में इंडिया में टाउनशिप्स हुआ करती थी जिसमें पूरे भारत के लोग जाते थे और काम करते थे। वो टाउनशिप्स पूरे भारत में लगभग 8 से 10 थी और बिहार में अकेले ऐसे टाउनशिप्स 6 थे। इमेजिन करिए कि बिहार में उस समय इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल वैल्यू कितनी होगी। लेकिन कुछ साल बाद ऐसा सर्कमस्टांसेस आया कि ये सारी चीजें एकदम समाप्त हो गई। इंडस्ट्री और इकोनॉमी से एक परिपूर्ण राज कैसे जंगल राज में कन्वर्ट हुआ, आइए समझते हैं। इस जंगल राज को समझने के लिए हमें लालू यादव और उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा। तो लालू यादव का जन्म होता है 1948 में बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में। लालू अपने माता पिता के छठे चाइल्ड थे। एडुकेशन में प्रिविलेज ना होने के कारण लालू कैसे करके 10th में 3rd डिवीजन से पास करते हैं। इसके कुछ साल बाद ही लालू यादव के मामा यदुनंदन राय, जो कि पटना वेटनरी कॉलेज में दूध सप्लाई किया करते थे, वो लालू के गांव आते हैं और लालू को अपने साथ पटना लेकर आ जाते हैं और इसी कॉलेज के अगल बगल में उनका एडमिशन दिला देते हैं। इसके बाद लालू यादव का एडमिशन पटना के बीएन कॉलेज में होता है और यहीं से लालू यादव की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉलेज था जो पॉलिटिक्स के लिए बहुत फेमस था पूरे बिहार में। क्योंकि यहीं से पूरे बिहार और पूरे इंडिया के वन ऑफ द फेमस लीडर जयप्रकाश नारायण, जो कि जेपी मूवमेंट के मुखिया भी थे, वो पास आउट हुए थे। और आज के विनिंग चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार भी इसी कॉलेज से पास आउट हुए हैं। तो आप इस कॉलेज का पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस समझ सकते हैं। इस कॉलेज में लालू एक बहुत ही यूनिक इमेज बनाते हैं। लालू के एक बहुत ही अट्रैक्टिव बोलने के तरीके से पूरे कॉलेज के स्टूडेंट उनसे अट्रैक्ट हुआ करते थे। और लालू यादव जो भी डिबेट में पार्टिसिपेट किया करते थे, उसमें बढ़ चढ़ की जनता बस लालू को सुनने के लिए आया करती थी। लालू की ये यूनिक पर्सनालिटी और कड़ी मेहनत कुछ साल बाद बहुत अच्छे से काम आती है और लालू बिहार के ही फेमस लीडर सुशील मोदी के नजर में आते हैं। सुशील मोदी को उस टाइम पे एबीवीपी के लिए एक ओबीसी कैंडिडेट चाहिए था और उनको किसी ने सजेस्ट किया था कि लालू एक बहुत ही अच्छे लीडर फिगर है। सुशील मोदी तुरंत ही लालू के पास जाते हैं और उनको ऑफर करते हैं कि तुम स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ो। सुशील यादव की बात मानकर लालू इलेक्शन में खड़े होते हैं और इलेक्शन को जीतकर स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और यहीं से चालू होता है लालू का पॉलिटिकल करियर। फिर आता है एक ऐतिहासिक साल 1974 का, जिसमें लालू यादव जयप्रकाश नारायण के कहने पर इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मूवमेंट छेड़ देते हैं। वो पटना के पूरे स्टूडेंट यूनियन को इकट्ठा करते हैं और इंदिरा गांधी के सामने एक बहुत ही मैसिव प्रोटेस्ट करते हैं। इस मेहनत को देखकर लालू को अगले पोस्ट के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। लेकिन जस्ट अगले साल ही 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा लाए हुए इमरजेंसी में लालू यादव को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये चीज भी लालू के ही फेवर में आती है और लालू पूरे बिहार में फेमस हो जाते हैं। फिर आता है साल 1990 का। इस साल में जनता दल ने पूरे बिहार में इलेक्शन जीता और बहुत अच्छे से डोमिनेट किया और इस मैसिव इलेक्शन जीतने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं लालू प्रसाद यादव। और फिर चालू होता है बिहार का वो जंगल राज। इस गुंडा राज के समय में लालू ने सोसाइटी के हायरार्की को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। समय इतना डेडली हो चुका था कि लोगों को अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेने के लिए इन माफिया के पास जाना पड़ता था और वो इनकी मदद करते थे। समय ऐसा आ चुका था कि लोगों को कंट्रोल करते थे पुलिस, पुलिस को कंट्रोल करते थे गुंडे और गुंडों को कंट्रोल करता था लालू। इन बड़े बड़े गुंडों के कंट्रोल में एक एक जिला हुआ करते थे और ये आज भी है।
आज के टाइम के सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे समय में अनंत सिंह है, जो कि मोकामा में राज करते हैं। और ये राज वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो इस साल का इलेक्शन जेल में रहते हुए जीत के लोगों के अंदर इनका इस तरह का खौफ है। और इन्हीं सब गुंडा, माफिया और गैंगस्टर के नाम में सबसे बड़ा नाम आता है शहाबुद्दीन का। वही शहाबुद्दीन जो सिवान पे राज किया करता था। पूरी सिवान उसके मुट्ठी में थी और पूरी सिवान में वही होता था जो मोहम्मद शहाबुद्दीन चाहता था। अपने करियर के स्टार्टिंग में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपना नाम मर्डर और ब्राइबरी से कमाया था, लेकिन कुछ साल बाद लालू के लिए ये बूथ कैप्चरिंग भी करने लगा। लेकिन इसके कुछ साल बाद इसने खुद ही इलेक्शन में भागीदारी लेना चालू किया और खुद ही इलेक्शन जीतकर एमएलए और एमपी बन गया। बढ़ते हुए समय के साथ इसके पास इतना पावर था कि लालू ने इसे इनडायरेक्टली बिहार का होम मिनिस्टर तक बना दिया था। और इन जैसे गुंडा और माफिया के वजह से उस टाइम में बिहार में एक सेपरेट इंडस्ट्री बन चुकी थी। इस इंडस्ट्री की बात हम वीडियो में आगे आने वाले समय में करेंगे। फिलहाल के लिए हम शहाबुद्दीन के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिसने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया। शहाबुद्दीन ने एक ऐसा कारनामा किया जिसने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से मजाक बनाकर रख दिया। बिहार के ही विधानसभा इलेक्शन में सिवान के सीट से शहाबुद्दीन के खिलाफ एक लेफ्टिस्ट लीडर जो कि जेएनयू में पढ़ते थे, वो अपना नाम नॉमिनेट करते हैं। उनका नाम था चंद्रशेखर। वो अपने विचारधारा को लेकर बहुत ही दृढ़ थे और इसी दृढ़ता से वो पूरे सिवान में बहुत ज्यादा ही फेमस हो रहे थे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन का टाइम नजदीक आता है, वैसे ही शहाबुद्दीन के गुंडे चंद्रशेखर को मर्डर कर देते हैं। और ऐसा सेम इंसिडेंट केवल सिवान में ही नहीं हुआ है। बिहार के एक और फेमस लीडर पप्पू यादव ने भी सेम ऐसा ही किया। जब उनके खिलाफ एक कैंडिडेट जिनका नाम था अजीत सरकार वो खड़े हुए तो उनको पप्पू यादव ने मरवा दिया। ये प्रैक्टिस बहुत ही कॉमन हो चुका था। इन माफिया और गुंडों के खिलाफ जो भी एक अच्छे कैंडिडेट खड़े होते थे उनका मर्डर हो जाता था। और इससे खौफ इतना बढ़ा कि पढ़े लिखे लोग जो कि इलेक्शन के लिए बहुत अच्छे उम्मीदवार थे, वो इलेक्शन ज्वाइन करना ही छोड़ दी। इन्हीं सब चीजों को देखकर शहाबुद्दीन एक बहुत बड़ा डिक्टेटर बन चुका था पूरे सिवान में। वो डिसाइड करता था और वो एक्ट भी एक डिक्टेटर की तरह ही करता था, क्योंकि उस टाइम के सिवान में शहाबुद्दीन इतना पावरफुल कि उसके घर में खुद PIL दर्ज होती थी। वो डिसाइड करता था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर कितना चार्ज करेंगे, बस की टिकटों की प्राइस कितनी होगी, सिनेमा थिएटर में जो लोग मूवी देखने जाएंगे उसकी टिकट प्राइस क्या होगी। और ये लोग बहुत आसानी से इसको मान रहे थे क्योंकि उनके पास और कोई सॉल्यूशन नहीं था। लोगों में इतना खौफ था कि लोग इससे बचने के लिए अपने दुकानों में इसकी फोटो लगाया करते थे कि उससे उसके गुंडे उनको परेशान ना करें। लेकिन ये सब डेडली हरकतें करने के बाद भी उसको कोई अरेस्ट नहीं करता था, क्योंकि कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं था जिसमें उतनी हिम्मत थी जो कि शहाबुद्दीन को अरेस्ट कर पाए। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आता है जिसने लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ कर रख दिया, और वो केस था द फेमस चंदा बाबू केस। सिवान के ही एक नागरिक थे चंदा बाबू। उनके थे 3 बेटे जिनका सिवान के बाजार में ही एक शॉप था। एक दिन शहाबुद्दीन के गुंडे उनके शॉप पे आते हैं उनसे रंगदारी वसूल करने के लिए, लेकिन वो 3 भाई देने से मना कर देते हैं और एक भाई उन लोगों को डराने के लिए बगल के दुकान से तेजाब लेकर आता है और उनको धमकी देता है। इस बात से शहाबुद्दीन के गुंडे इतने ट्रिगर होते हैं कि अगले दिन आकर उन तीनों भाइयों को उठाते हैं और अपने इलाके में लेकर चले जाते हैं। उन तीनों भाइयों में से छोटा भाई तो एस्केप कर जाता है, लेकिन 2 भाई उसके चंगुल में फंस जाते हैं। सिवान के ही खेतों में उन दोनों भाइयों को ले जाकर उन गुंडों ने उनको तेजाब से नहलाकर मार दिया। इस केस को चंदा बाबू और उनके छोटे बेटे ने अपने लाइफ टाइम तक लड़ा। जब इस केस की फाइनल वर्डिक्ट होने जा रही थी और उसका छोटा भाई जो इस चीज का इकलौता प्रूफ था, उसकी गवाही से उसको एक दिन पहले ही मार दिया जाता है। उसके बाद चंदा बाबू अकेले हो जाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर से हिम्मत हार जाते हैं। और ऐसा एक दरिंदा शहाबुद्दीन के बारे में तेजस्वी प्रताप यादव का क्या सोचना है, ये आप ही सुन लीजिए। शहाबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। अब आते हैं बिहार के उस यूनिक इंडस्ट्रीज पर जिसके बारे में मैंने वीडियो में पीछे बात की है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में कोई खास इंडस्ट्री है नहीं, और जब से ये जंगल राज चला है तब से इंडस्ट्री का तो नामो निशाना खत्म ही हो चुका है। तो लोगों ने पैसे कमाने के लिए ऑल्टरनेटिव रास्ता चुनने लगा, जिसमें गुंडा, रंगदारी और बहुत सारे प्रैक्टिसेस आने लगे, और उसी में बनी बहुत यूनिक इंडस्ट्रीज।
और उस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम आता है किडनैपिंग इंडस्ट्री का। इस इंडस्ट्री को चलाने वाले लोग बहुत ही डेडली मर्डरर्स थे। उस मर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए वहाँ के एसपी ने उनसे बोला कि मर्डर एक बहुत बड़ा क्राइम है, तुम किडनैपिंग पे शिफ्ट हो जाओ, उसमें रिस्क कम है और पैसे बहुत ज्यादा है। और ऐसे चालू होता है किडनैपिंग जैसे इंडस्ट्री का बिहार में। ये इंडस्ट्री आने वाले 2 साल में इतना भयानक रूप लेती है कि साल में किडनैपिंग के 29,000 से भी ज्यादा किडनैपिंग केसेस आने लगते हैं। एक टाइम तक बिहार में सिचुएशन ऐसा हो गया था, हर दिन 6 किडनैपिंग केसेस होते थे। ये इशू स्टेट लेवल से उठकर नेशनल लेवल पर चला गया था और इसी की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने आने वाले इलेक्शन कार्यक्रम में इस किडनैपिंग इंडस्ट्री को नोटिस किया था। क्योंकि बिहार में एक चीज और है विच इज बालू माफिया। वो कैसे ऑपरेट होता है, रेत माफिया जिसको बोलते हैं। इट्स एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 15,000 करोड़ अ ईयर बिजनेस। इलीगल रेती की खदानों से लोग पैसे निकालते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे मर्डर्स भी होते हैं, बहुत सारी किलिंग्स भी होती है, बहुत चीज़ होती है। वो व्हाट इज दिस होल माफिया? सो सी, किसी भी स्टेट में ना जब नॉर्मल इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, जो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एवेन्यूज है, वो नहीं होंगी, तो फिर लोग वहाँ के ना नॉर्मल डे टू डे चीज़ों में ही ना वो नए नए पैसे कमाने के तरीके ढूंढने लगते हैं। और एक चैप्टर है मेरी बुक में, इट्स कॉल्ड यूनिक क्राइम इंडस्ट्रीज ऑफ बिहार। तो बिहार में भी यही हुआ, किसी के पास कोई एवेन्यू था नहीं, सिर्फ सरकारी नौकरियाँ, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो सरकारी नौकरियाँ कितना कुछ हज़ार है, कितने लोगों को मिल सकती है, तो बाकी सब करेंगे क्या? बिहार सीरीज के पहले पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं। हम अगले वीडियो में समझेंगे कि लालू कैसे इन सब चीजों को इतना स्मूथली हैंडल करता था, और हम ये भी समझेंगे कि लालू के अरेस्ट होने के बाद भी ये जंगल राज 8 सालों तक कैसे चलता रहा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में विद अ डिफरेंट टॉपिक। मेरा नाम है श्याम, नमस्कार।